सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर विच इज़ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हमने मेंडल की कहानी, दुख भरत कहानी, सब कुछ देख लिया। अब हमने जो जो चीज़ें उनसे सीखी, अब बस उसको अप्लाई करने वाले हैं। कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती है। तो पहले सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ एमवी सैट के बारे में बताना चाहती हूँ। एज वी ऑल नो कि अगर हमें सिंगापुर जाने का मन हो या महंगे आईफोन का मन हो तो हमारे पास एक शॉर्ट स्टॉप है विच इज़ एमवी सैट। और साथ साथ ही आप अपना पूरा एजुकेशन फंड कर सकते हैं और 2 करोड़ के वर्थ तक का स्कॉलरशिप भी। ये सब मैम पक्का डाइसी होगा ना, फ्री तो होगा नहीं है। तो माय डियर बुकीज, ये सब कुछ फ्री है। ये टेस्ट फ्री है, इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, बस आपको रजिस्टर करना है। सिर्फ ये लालची वाली चीज़ें नहीं, जब तुम टेस्ट दोगे ना तुम्हें तुम्हारा एक होलिस्टिक रिपोर्ट मिलेगा कि एग्जैक्टली आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो बाकी टेस्ट गिवर्स के कंपेयर में, और आपका एग्जैक्ट जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है अपनी। तो मेक श्योर कि आप एम वी सैट दें, क्योंकि अभी भी डेट्स जो है वो थोड़े दूर है तो हम प्रिपेयर भी कर पाएंगे। 4th, 5th, 11th एंड 12th अक्टूबर को ये रहेगा। तो सी यू ऑल इन द विनर्स लिस्ट। Welcome to your bio Adda, where every cell has a story and our every lecture will be discovery। तो शुरू करते हैं सेशन को हमारे हैशटैग OTP रूल के साथ। O से ऑन टाइम आना, T से तैयार होकर आना और P से पार्टिसिपेट ज़रूर करना। तो जहाँ पे हम छोड़ चुके थे 6वां लेक्चर, वहीं से हम पकड़ के शुरुआत करेंगे हमारा 7वां लेक्चर, यानी कि आखिरी लेक्चर। ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, एक चीज़ तो मैंने मिस कर दी। तो मैम रेडी है अपने शस्त्र के साथ, आप भी रेडी हो जाइए अपने पेन और अपने बुक्स के साथ। मैं बोलने थे रंग बिरंगे बुक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जब शब्द देख रहे हो ना तुम, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, बड़ा टफ चीज़ लग रहा है भाई। क्या होता है लिंकेज, क्या होता है रिकॉम्बिनेशन? अब तक तो हम सिर्फ इंस्टाग्राम के रील्स पे लिंक मांगते आ रहे थे। लिंक लिंक हे काय असतं बाळा? हे तर मला नाही कळत। तर बघूया। ये समझने के लिए ना तुमको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी दोस्तों। होती क्या है स्टोरी, वो देखना है। अब मान लो कि ये है तुम्हारा भीम। ठीक है, ध्यान देना, स्टोरी समझते जाओगे ना तो बड़ा मजा आएगा। मान लीजिए कि ये है तुम्हारा भीम और ये मुच्छड़दास है। ये है आपका भीम और ये मुच्छड़दास है। इसको नाम लिख देते हो अपन, बहुत मजा आएगा अगर नाम लिखा तो दिस इज भीम, भीम छोटा भीम। और इसकी सेटिंग किसके साथ है? कोई टुनटुन मौसी नहीं बोलेगा। तो ये था हमारा भीम और ये है हमारी चुटकी। चुटकी 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 चुटकी। चुटकी के ऊपर ब्लश लगा रहता था, रिमेम्बर? ओ भाई, ये तो एग्जैक्ट चुटकी लग रही है। इसका नाम लिख देते अपन चुटकी चुटकी। ठीक है, ये हो गई चुटकी। अब इन दोनों के सेटिंग के बीच में कौन आती थी? इन दोनों के सेटिंग के बीच में एकदम सुंदर खूबसूरत पोरगी आती थी। खूबसूरत पोरगी आती थी जिसको मैं रेड कलर से बताऊंगी। और ना इसको बहुत सुंदर बनाएंगे हम भाई, फुल सुंदर बनाना है भाई। इसके ऐसे बाल बना देते हैं कि भाई डिस्ट्रैक्ट कर रही है ये सबको। ठीक है, और स्माइल बना देते हैं। ठीक है, ये रही आपकी इंदुमती। ये कौन है? इंदुमती। अब आई बात पकड़ में अपनी। अब एक बात बताओ, अगर भीम और चुटकी के बीच का जो कनेक्शन है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या भीम जाएगा इंदुमती के पास? नहीं जाएगा जी। तो इसको पहले कंक्लूड करते हैं, इसको पहले कंक्लूड करते हैं, तब तुम समझोगे। अगर इन दोनों के बीच में, ग्रीन से लिखते क्योंकि ग्रीन फ्लैग है ये, अगर इन दोनों के बीच का कनेक्शन, अगर इन दोनों के बीच का प्यार थोड़ा भी
बड़ा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं जाएंगे और भीम जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर इन दोनों के बीच का लिंकेज स्ट्रॉन्ग है तो ये इंदुमती के साथ रिकम्बाइन नहीं करेगा। अब मान लो भीम और चुटकी की हो गए लड़ाई। भीम चुटकी को बोल रहा था चल कॉलेज बंक करके कुछ लड्डू भी लेके आ जाना टुनटुन मौसी के, वो खा के फुल एंजॉय करेंगे। तो अब आ गया कंफ्यूजन, तो इन दोनों में हो गई लड़ाई। तो भीम गया, अपना लालची आदमी गया वो इंदुमती के पास। इंदुमती के पास क्यों गया वो? क्योंकि उसकी लिंकेज कम हो गई थी, उसकी लिंकेज कम हो गई थी और रेड फ्लैग है ये, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आया भाई। क्या आया भाई? रिकॉम्बिनेशन। तभी वो उसके साथ जाके मिलेगा ना, लिंकेज अगर ज़्यादा रहती तो नहीं मिलता। ठीक है, अब ना पहले इस स्टोरी को कंक्लूड करते कि अगर इनकेस तुम लोग कभी बाद में भी ये स्टोरी देखो तो तुमको पता रहे। तो केस 1 केस 2 लिखते हैं अपन, ठीक है। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2 रे। ठीक है, अब केस 1 की बात करें तो ब्लू कलर से लिखेंगे हम भीम। तो अगर भीम और चुटकी की बात की जाए, ये दोनों है बड़े हैपनिंग रिलेशनशिपवा में, यानी कि अगर इनका लिंकेज अच्छा है, अगर इनका रिलेशनशिप गुड है, गुड आरएस यानी कि गुड रिलेशनशिप, तो लिंकेज ज़्यादा रहेगा और रिकॉम्बिनेशन जो था यानी कि जो इंदुमती के साथ चीट करने वाली बात थी वो थोड़ा कम रहेगा, है ना। अब केस 2 लेते हैं दोस्तों, केस 2 लेंगे हम। अब जो है भीम और चुटकी की हो गई लड़ाई, भीम और चुटकी की हो गई लड़ाई। इसको लिख देते अपन लाल कलर से, हो गई लड़ाई। इसके वजह से लिंकेज हुआ कम, इसके वजह से बहुत दिक्कत आया। रिकॉम्बिनेशन जो था इंदुमती के साथ वो बढ़ गया। अब मेरे प्यारे पूकीज, ये दोनों चीज़ों से तुम क्या कंक्लूड करोगे? तुम बोल सकते हो, तुम पता है क्या बोलोगे, हम तुम्हें बताते हैं ना। तुम ये कहोगे कि लिंकेज भैया जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। हो गई ना ये एकदम भारी बात। तो जितना ज़्यादा कनेक्शन होगा उतना किसी और के साथ जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। यही होता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। और असली ज़िंदगी भी किसी गैर के आने से तुम्हारी पोजीशन हट तो जाती है भाई, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉयल बॉयफ्रेंड्स, देर आर मैनी पर्सन्स जो है ऐसे कि लॉयल है, ठीक है। अपन भाई लोग भी उसमें ही आते हैं, लॉयल, एकदम लॉयल रहना चाहिए हर चीज़ से। बट भीम वैसा नहीं है, उसका जैसे कनेक्शन कम हुआ वो इंदुमती के पास चला गया, समझा, सॉर्टेड हो गया। यही था तुम्हारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब ना एल्फ्रेड स्टुअरवेंट के बारे में पढ़ते हैं। भाई साहब ने ना जेनेटिक मैप बता दिया। भाई साहब ने क्या बता दिया? भाई साहब ने बोला कि हम लोग फील्डिंग सेट करते हैं, यानी कि हम बताएंगे जेनेटिक मैप। मतलब कि जब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का लव ट्रायंगल हम देख रहे थे ना, ये भैया जी ने उसको अप्लाई कर दिया जी, बोल दिया कि जेनेटिक मैप देखते। क्या होता है जेनेटिक मैप? बताइए ना, होता क्या है? तो ध्यान दो। अब मान लीजिए ये है आपका जीन। हमने ब्लू कलर से क्या बनाया था? हमने ब्लू कलर से बनाया था भीम, ये है भीम। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पिंक कलर से क्या बनाया था? हमने बनाया था चुटकी।
और उसके बाद में हम लोगों ने रेड कलर से क्या बनाया था, इंदुमती। अब मान लीजिए ना कि तुम इसका नामकरण भी वैसे ही कर रहे हो, सी हो गया, सी फॉर इंदुमती, पी फॉर, बी फॉर, एंड देन यहाँ पे ए डाल दो। इसका सीक्वेंस फाइंड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ज़्यादा क्लोज कौन है? अगर मैं कहूँ और पूछूँ कि बताइए ना ज़्यादा क्लोज कौन है, तो ए से ज़्यादा क्लोज कौन है? बी है। बट ए से ज़्यादा दूर कौन है, फार अवे कौन है? सी है। तो अगर मैंने तुमको ए और बी का डिस्टेंस दिया तो क्या तुम बी और सी का डिस्टेंस निकाल सकते हो? डेफिनेटली यस। अगर मैंने तुम लोगों को सी बी का डिस्टेंस दिया तो क्या तुम ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो? डेफिनेटली यस। अगर मैंने इनका सीक्वेंस इधर से उधर कर दिया तो भी मैं निकाल सकती हूँ ना। तो ये हम लोग बेसिकली सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करता है। ये एप्लीकेशन हो गया जो एल्फ्रेड स्टुअरवेंट थे ना, वो भैया जी ने अप्लाई कर दिया वो लव ट्राइंगल वाले नॉलेज को, ठीक है। तो ना मैं ऐसा लव ट्राइंगल का एक हिंट डाल देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे भीम जी थे, यहाँ पे चुटकी दीदी थी, एंड यहाँ पे इंदुमती दीदी थी, और इन तीनों के बीच में चल रहा था घमासान युद्ध। भीम मेरा, भीम मेरा, भीम मेरा, वो बोले थे मेरा मेरा मेरा। लोग समझ ही नहीं रहते कि भाई ये बंदा ही लॉयल नहीं है। यही था लव ट्रायंगल जी। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। सेक्स डिटर्मिनेशन तुम टेक्स्ट बुक में पढ़ते जाओगे ना, भगवान कसम फुल कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्यों जाओगे पता है तुमको? मतलब ऐसे भारी भरकम शब्दों में इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, तुमको मोटी सिंपल बात बताऊँ क्या? सिंपल बात बताऊँ क्या? तो अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन में चीज़ों को डिफरेंशिएटवा करूँ ना, तो पता है क्या आएगा? सेक्स डिटर्मिनेशन में ऑब्वियसली दो टाइप के ही सेक्स होते हैं। कौन से दो टाइप के सेक्स होते हैं? तो एक होता है मेल, एक होती है फीमेल, दिद्दी ललकी होती है, ललकी। अब इनके ना क्रोमोसोम वा लिख देते, क्या होता है जी क्रोमोसोम, इनका क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर क्रोमोसोम, वो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं भाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना भाई, वो देखते हैं अब। तो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 क्रोमोसोम की जोड़ियाँ लगी हुई होती है। देखो ना जेनेटिक्स वगैरह कितना प्यार मोहब्बत में बिलीव करता है, फुल जोड़ी वोड़ी की बात चल रही है भाई। तो यहाँ पे जो मेल भैया होता है ना, यहाँ पे जो मेल भैया होते हैं ना, उनकी बात ही निराली है। अरे पागल कहीं का, शर्म आता है देखो, शर्म। मेल भैया की बात क्यों निराली है वो देखना, क्योंकि इन भैया जी के पास 44 ऑटोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं। 44 ऑटोजोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। मैम लगे हाथ बता दो कौन से होते हैं सेक्स क्रोमोसोम? तो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई। समझ गई बात? हो गई कंठस्थ, दिमाग के अंदर बैठ गई, दिमाग के पट्टी के अंदर बैठ गई। खोलना नहीं है उस पट्टी को, अपने दिमाग के अंदर रखना है बस। तो अब ना इसका देखते हैं, दिद्दी का देखते हैं। दिद्दी का, दिद्दी में क्या लिखा है बताया तुम लोगों को कि इसके पास भी ना 44 इंच होता है, इसके पास भी 44 इंच होता है, बट प्लस में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है ना, वो डिफर करते हैं भाई, वो डिफर करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो एक्स एक्स था उसके सॉरी एक्स वाई था उसके जगह आ जाएगा एक्स एक्स। अब तुम एक बात बताओ, एक गधा भी बता सकता है कि फीमेल जो बन रही है वो एक्स एक्स से बन रही है। अब फीमेल के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो वाई दे दे, तो मेल कहाँ से लाएगी, कहाँ से सेक्स डिटरमाइन करेगी भाई? तो अगर मैं पेरेंट बताऊं, अगर मैं बताऊं कैसे टाइप का पेरेंट है ये, तो ये जो है ना इसके पास होता, ये होते हैं हेटेरोगेमेटिक पेरेंट। क्या है ये है हेटेरोगेमेटिक पेरेंट, और ये होते हैं होमोगेमेटिक पेरेंट। समझ रहे हो बात? कंठस्थ होते जा रही है तुम्हारी।
हेट्रोगेमेटिक पेरेंट। तो जब मेरे पास ऑप्शन इच नहीं है मैं दूंगी कैसा? इसके वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द हेट्रोगेमेटिक पेरेंट विच इज मेल। द हेट्रोगेमेटिक पेरेंट यानी कि मेल। तो अब बता देते कि ट्विच है ट्विच है ट्विच है, जिसके वजह से मैं बता पाऊंगी कि हमारे होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है। दीदी तो बता ही नहीं पाएंगी। तो इसको ही कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। और अगर मैं इसको कंक्लूड करने के लिए लिखूं सेक्स डिटर्मिनेशन को, सो वी कैन राइट हेटेरो गेमेटिक पेरेंट वा determines the sex of the offspring। सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। भैया जी समझते चलिए, बिल्कुल सेटिंग कर रखी है अपन ने कि ये लेक्चर के बाद फुल समझ जाएगा अपने को। सॉर्टेड, दिमाग के अंदर घुस गई बात, सीधी सीधी बात, नो बकवास। अब हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। म्यूटेशन का अगर मैं सीधा सिंपल मतलब बताऊँ ना, म्यूटेशन का मतलब है गड़बड़ी। जैसे मान लो यूजुअली लोग 2 चोटी पहनते हैं ना, मान लीजिए कि मैंने बोला नहीं नहीं मैं 1 चोटी ब्रेड करूँगी, 1 चोटी पोनी में डालूंगी, मतलब गजब बात हो जाएगी ना यार। वैसे ही होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन अलग अलग टाइप का होता है, एक पूरा सीक्वेंस में म्यूटेशन। हमारे बुक में है पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट म्यूटेशन को ना हम सीखेंगे इस एग्जाम्पल, इस एनालॉगी के थ्रू, विच इज राम हैज़ रेड कैप। ठीक है, इसके थ्रू पढ़ेंगे एक छोटा सा पानी ब्रेक के बाद। मेरे को लग रही है प्यास, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ एग्जैक्टली आफ्टर माई सीसन। तुम भी पानी पी लो गाइस, पानी पी लो, पानी पीते रहना चाहिए गाइस। चलो ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे इस ऑर्गेनिज्म के बारे में। चलो, तो अब ना ये म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। म्यूटेशन का मतलब ही होता है कुछ तो गड़बड़ी हो जाना। तो अब इसमें क्या होगा ना, पॉइंट म्यूटेशन होगा, मतलब कि एक एक चीज़ अचानक से गायब होती जाएगी, एक एक चीज़ अचानक से गायब होती जाएगी, मतलब हटती जाएगी। अब पहले सीक्वेंस में ना एस हटा, पहले सीक्वेंस में क्या हुआ, एस हटा। तो अब देखो क्या हो रहा है, पहले सीक्वेंस में अगर एस हटा तो देखिए ना हो क्या रहा है। तो ये सब कुछ वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ एक चीज़ हटेगी ना, अब ध्यान देना। तो इट विल बी राम, ये अनअफेक्टेड है। फिर उसके बाद आएगा एच ए, एस हट गया ना तो आर इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद में ई डी सी ए पी, ये हुआ। ठीक है, फिर से हम लोग इसके अंदर कांड करेंगे। एस के बाद कौन हटेगा, अभी एस के बाद आर हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से देखेंगे कि नया सीक्वेंस क्या बन गया है। तो नया सीक्वेंस जो है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इट विल बी राम विल बी अनअफेक्टेड। राम को कोई हरा सका है? तो यहाँ पे एच ए आएगा और ई इधर आ गया। फिर उसके बाद में डी सी ए इधर आ गया और पी अकेला बच गया बेचारा। अब आर के बाद में ई का नंबर आ गया, ई का फील्डिंग सेट हो गया है, ई का फील्डिंग सेट हो गया भाई। अब इसको हटाएंगे अपन, डरे ना छोरे, हम हटा देंगे इसको। तो अब ना मैंने इसको हटाया। अब इसको हटाने के बाद सीक्वेंस कैसे रहेगा ना, उस पर थोड़ा गौर फरमाइए दोस्तों। ये देखिए, तो अब ये स्ट्रक्चर बनेगा, राम अगेन इज अनअफेक्टेड, एच ए डी और फिर बना कैप। अब क्या था यहाँ पे, राम हैज़ रेड कैप। अब इसके अंदर में ना कौन सी चीज़ें अनअफेक्टेड रह गई ना, हम उसको खाली अच्छे से ग्रीन बॉक्स में डाल देंगे। इसके थ्रू मैं तुमको ना एक मस्त भारी चीज़ बताने वाली हूँ, जो जो चीज़ें अनअफेक्टेड है। तो राम जी एज़ यूजुअल अनअफेक्टेड रह गए और कैप भी अनअफेक्टेड रह गया। अब इफेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, एक सीक्वेंस और बाकी सीक्वेंस तो मिसिंग हो गए। इसके वजह से मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ कि बाकी सीक्वेंस मिसिंग हो गया। इमेजिन एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अगर गायब हो जाए, एक पॉइंट म्यूटेशन आ जाए, तो ये ब्लंडर हो जाता है।
तो इसके वजह से म्यूटेशन ना हो, तो इसलिए बोला जाता है कि जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसके 6 मंथ्स से, मतलब पहले से, फॉर एग्जांपल मुझे जनवरी से छोड़ना पड़ेगा इफ़ आई वांट टू प्लान अ बेबी इन जून, मतलब मेरे बॉडी को एकदम डिटॉक्स करके रखना है बेसिकली ना। मैं बिल्कुल भी कोई इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस मेरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, यानी कि अल्कोहल, देन स्मोक्स, या कोई भी एक्स्ट्रा ड्रग्स, ये सब चीज़ें मेरे बॉडी में नहीं आनी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, सो दैट बेबी में कोई भी रीज़न के वजह से म्यूटेशन ना आए। तुम सोचो ना यार, एक म्यूटेशन की वजह से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है कि नहीं। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको ही वी कॉल इट एज पॉइंट म्यूटेशन। इसको ही अपन क्या बोलते हैं भाई, अपन इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। मतलब एक छोटे जगह पे गड़बड़ी हुई और पूरा का पूरा पैर हिल गया, पूरा का पूरा पैरवा हिल गया, बस दो चीज़ें वैसे की वैसे आ गई। मतलब वो सीक्वेंस ठीक होगा बट कुछ तो मिसिंग रह जाएगा या तो कुछ तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में ना तुमको थोड़ा सा दिमाग चल के बैठना पड़ेगा। कैसे करना है वो देखो। अब ना कुछ चीज़ें तुमको याद रखनी है, जैसे अगर मैं सर्कल बना रही हूँ, अगर मैं सर्कल बना रही हूँ, ध्यान दो, अगर इट इज़ अ सर्कल इट मीन्स कि ये है फीमेल। अगर मैं माय डियर पुक्की स्क्वायर बना रही हूँ, अगर मैं स्क्वायर बना रही हूँ, डोंट लुक लाइक रेक्टेंगल यू डम्प, तो दिस विल बी मेल ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा ही अपन शो करेंगे कि कैसे दिखता है। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है मैं बताऊंगी, पहले ये सिंबल समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने वही सर्कल लिया पिंक कलर का, अब मैंने वही सर्कल लिया पिंक कलर का, बट इसके अंदर में मैंने कलर कर दिया, ठीक है। इसके अंदर में मैंने क्या किया, कलर कर दिया, ध्यान दो, मतलब कि फिल्ड वाला है। तो अगर ये सिनेरियो है तो इस सिनेरियो में इस फीमेल को डिसीज हो चुका है, डिसीज्ड फीमेल, बीमारी वाली फीमेल, डिसीज्ड फीमेल। धीरे धीरे तुमको बीमारियों के पास लेके जा रही हूँ, मतलब एक्चुअली नहीं, बस बता रही हूँ क्या सीन है। फिर उसके बाद में, इसके बाद ना तुम बहुत स्मार्ट हो जाओगे भाई, तुमको नहीं पता है क्या आइडिया है ये। अब मान लीजिए ये तुम्हारा मेल था, हम लोगों ने स्क्वायर से बोला था कि मेल होता है। अब ये मेल के अंदर भी ना मैंने कलर भर दिया, तो अब तो समझदार को इशारा काफ़ी तुम समझ ही गए होगे कि अगर मैं कलर शलर भर रही हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि इसको भी बीमारी हो चुकी है, बीमारी घर कर चुकी है। सो दिस इज़ ऑल्सो डिसीज्ड मेल। क्या है ये, डिसीज्ड मेल है, ठीक है। और दो तीन सिंबल्स बताती हूँ, ये सिंबल्स ना बड़ा इंपॉर्टेंस लेते हैं इन पेडिग्री चार्ट। अगर तुम सीबीएसई में होते या तुम नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम एक्चुअली इसको अप्लाई भी करोगे। अभी तो सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं, एप्लीकेशन आ जाता है जब तुम नीट का एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो। बताती हूँ कैसे, पहले सब सिंबल समझते हैं। अब एक और चीज़ देखना है, सॉरी भाई। अब मान लो ये सर्कल है तुम्हारा, हाँ मैम पता है फीमेल, अरे आगे सुन भाई, डराओ मत भाई। अब मान लीजिए कि इनको पवित्र रिश्ते से ओम मंगलम स्वाहा करके मैंने एक मेल आदमी के साथ, वाह भाई, ये ऐसे सिंबल में अटैच किया है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है कि मैरिज हो चुका है, शादी हो चुकी है। अब इसी जगह मैं ले रही हूँ सर्कल ही, और मैं ले रही हूँ फीमेल ही, बट जो शुभ मंगल सावधान है ना, जो शुभ मंगल सावधान है ना, वो 2 बार आएगा, मतलब एक लाइन और 2 लाइन, और यहाँ पे ठीक है, ध्यान देना।
अब मैम इसमें इस मैरिज में और इस मैरिज में क्या डिफरेंस है? तो ये मैरिज होता है जब हम किसी और एंसेस्टर वाले बंदे से शादी करते हैं। अगर 2 लाइन डाल दिया मतलब मेरे एंसेस्टर सेम है, तो इसमें भी मैरिज हो रहा है, इसमें भी मैं मैरिज रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट इन सेम एंसेस्टर्स, यानी कि मेरे एंसेस्टर सेम है, मैं फैमिली में ही किसी से तो शादी कर रही हूँ, तो ये वाला दिक्कत आता है। ठीक है, अब पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, इससे ना मैं ये पता कर सकती हूँ कि जो मेरा जनरेशन है उसमें कौन सा बंदा डिसीज्ड हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ऐसा होता है, तुम लोगों को ना डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट पता होगा। डोमिनेंट का मतलब होता है एक ऐसा फीचर जो कि नेक्स्ट जनरेशन में विजिबली दिख गया है। रेसेसिव का मतलब क्या होता है, जो मास्क हो जाए, जो छुप जाए, है ना। तो अब मैं डोमिनेंट और रेसेसिव का बात करूँ तो एग्जाम्पल, अगर एक डोमिनेंट पेरेंट है और वो डिसीज नहीं है, बट एक रेसेसिव पेरेंट है जो कि डिसीज्ड है, तो इवन दो वो बच्चे को बीमारी नहीं हो रही, बट वो बच्चा और उसकी मम्मी कैरियर होता है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा जनरेशन में ये डिसीज पास ऑन होता है। स्पेशली ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो पास ऑन होता है ना, ये उसके रिलेटेड बात है। तो चलो एक एग्जाम्पल ही देख लो। जब तुम मेरे साथ वीडियो देखोगे ना तो तुम लोग को ना आंसर करते जाना है। अब इमेजिन करो कि ये फीमेल है, ठीक है, इनका शुभ मंगल सावधान भी करा देते हैं, छोटा ही करवाते हैं। अरे पागल गधा, अरे यार तो शादी के बाद लोग टेढ़े हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल। और ये मेल है, बट यहाँ पे जो मेल है ना वो डिसीज्ड है। मान लो कि जो मेल है ना वो डिसीज्ड है, मान लो भाई, क्या दिक्कत है, मेल जो है वो डिसीज्ड है। और अब ना इनका आगे जनरेशन, मतलब इनके बच्चे होंगे, ध्यान देना, इनके बच्चे होने जा रहे हैं अब। तो ये रही बात आगे, और 2 बच्चे हो रहे हैं मान लो, ठीक है, 2 बच्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बताती जाती हूँ आपको कि मान लो ये एक लड़का हुआ इसको जिसको डिसीज नहीं है, बट एक लड़की भी हुई इसको, यानी कि एक इसकी जो बहन हुई वो फील्ड वाली है, यानी कि इसको डिसीज है। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन से वी कैन डिटरमाइन कि किसको बीमारी है किसको नहीं, यानी कि इसने अपने बीमारी को ट्रांसफ़र किया। तुम लोग को पता रहेगा कि लोग ना कुंडलियाँ मैच करते हैं, लोग गोत्र वगैरह जानते हैं शादी के पहले, है ना। तो तुमको पता है कुंडलियों का लॉजिक तो नहीं है, बट गोत्र का लॉजिक होता है, क्योंकि उसमें हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि एटलीस्ट सेम एंसेस्टर से तो शादी नहीं हो रही है। उसके बाद में अब कुंडलियों का वगैरह का तो लॉजिक नहीं है, बट मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए शादी के पहले। अब तुम्हें एक बात बताओ, इस बेचारे को डिसीज़ हो गई, मान लो कोई डेडली डिसीज़ है, थैलेसेमिया है, तो वो होता है ऐसा सिंड्रोम जो कि ब्लीडर सिंड्रोम बोला जाता है, मतलब खून आ गया, कट हो गया तो भाई खून रुकेगा ही नहीं, वैसा दिक्कत। तो अगर इन दोनों ने या तो शादी नहीं की होती, लेकिन अगर सपोज लव मैरिज वगैरह, बहुत प्यार व्यार हो गया, शादी करनी है इससे, तो फिर ये लोग प्लान करते कि बेबी ना ही करें। पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू वी कैन डिटरमाइन कि कौन से जनरेशन में बीमारी पास ऑन हो सकती है, कौन सा जनरेशन डिसीज्ड वाला हो सकता है, वी कैन प्रेडिक्ट दैट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना थोड़ा डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने नोट्स को थोड़ा सा सॉर्टेड करके लाया कि ज़्यादा तुमको रुकना ना पड़े, क्योंकि राइट नाउ इट इज़ 29 यानी कि 30 मिनट्स हुआ है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये चीज़ें जल्दी रैप अप हो जाए तुम्हारी, कि तुमको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है मैम? अब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है यानी कि 2n वाले, हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, वो वाले, तो अपने पास ना 44 ऑटोसोम्स प्रेजेंट है और 2 एलोसोम्स। मतलब अगर मैंने इनको मिलाया तो टोटल वी आर 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर्स। जोड़ियाँ में है या तो ऐसे काउंट करो तो 46 है। ठीक है, अब उसको ना मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ, सेग्रीगेट करना चाहती हूँ 2 अलग टाइप के डिसीज़ में। जब हमारे पास ऑटोसोम
और सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग है तो उनका डिसीज कॉजिंग तरीका भी अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं ऑटोजोमल का बात करूं दोस्तों, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ऐसे इंसान लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ ऑटोजोमल क्रोमोसोम में कोई दिक्कत हुआ है, यानी कि वो जब स्टार्टिंग के 44 है ना उनको, उसमें भी होता है डोमिनेंट रेसेसिव। डोमिनेंट रेसेसिव का मतलब होता है अगर मेरे को ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है तो जो बंदा इसमें डोमिनेंट होगा ना उसका डिसीज आगे जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा। अगर मैं मतलब ऐसे एग्जांपल दिखा देती हूँ, डी डी और स्मॉल डी। अब मान लो मेरे को ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है या डिसीज है, तो इसमें पता है क्या होगा, अगर मेरा रेसेसिव हूँ, मैं रेसेसिव जीन वाली हूँ और मेरे फैक्टर्स ट्रेट्स रेसेसिव है, बट मेरे को कोई ऑटोसोमल डिसीज है, मेरे को कोई दिक्कत हो गई है, तो मेरा जो बीमारी है ना वो मेरे बच्चे में पास ऑन हो जाएगा। अब ये थोड़ा अलग हो गया। अब दूसरा देखो, एलोसोम्स यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के डिसीज, इसमें या तो एक्स लिंक्ड होते हैं या तो वाई लिंक्ड होते हैं। अब एक्स लिंक्ड यानी कि फीमेल में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, क्योंकि मेल के पास भी एक एक्स होता है, फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही होता है। अब वाई लिंक्ड ना सिर्फ मेल के पास होता है, यानी कि अगर मेरे को वाई लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज है या यू कैन से एलोसोमल डिसीज है तो वहाँ पे सिर्फ मेल्स को हो गई है। बट अगर तुम एक्स का बात करो उसमें फिर से डोमिनेंट रेसेसिव आ गया, जो पार्टनर डोमिनेंट है, और अगर मुझे डोमिनेंट एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज है तो मेरा जो बच्चा है उसको आगे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मैं रेसेसिव का बात करूँ यहाँ पे पुकीज, तो अगर सपोज मुझे रेसेसिव एक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज है तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि मेरे को जो मेरा बच्चा है उसको वो बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब बस इन्हीं चीज़ों के अराउंड हम अलग अलग बीमारियाँ पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत हाई वेटेज का होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अलग अलग बीमारियों के साथ। दिस इज़ हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बंदा है ना उसका ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ योर हीमोफीलिया वाला दिक्कत। अब ये जो होता है ना ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है, यानी कि मेरा सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़ हो गया। पहले ना इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये है क्या? तो ये है सेक्स क्रोमोसोम पे होने वाला डिसीज़। अब ये मेल को भी हो सकता है और ये फीमेल को भी हो सकता है क्योंकि दोनों के पास एक्स प्रेजेंट है। तो जो भी इसमें रेसेसिव है ना, जो भी इसमें रेसेसिव है उसको ये बीमारी हो जाएगी। अब ध्यान दो, अब मान लो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम था तो दोनों छोटे छोटे एच है, दोनों क्या है? छोटे छोटे एच है। इसका मतलब क्या होगा कि ये डिसीज्ड है। इस पार्टनर में जो भी आगे बच्चा बनेगा उसको डिसीज़ रहेगा। अब मैं कैपिटल एच और स्मॉल एच का बात करूँ तो ना सिर्फ ये जो बंदा है ना ये कैरियर हो जाएगा, ये कैरियर है बट बच्चा जो है ना वो सेफ है। ये भले कैरियर है बट बच्चा जो है वो सेफ है। उसके बाद में कैपिटल एच तो क्या है? ये सेफ है, तब तो दिक्कत ही नहीं है। अब ना एक्स कैपिटल एच है और वाई है, इस सिनेरियो में भी सेफ है क्योंकि इसके पास रेसेसिव जीन तो था ही नहीं। अब आ गई दिक्कत की बात, स्मॉल एच, जिसके वजह से हमारा डिसऑर्डर हो रहा है। रेसेसिव है ना ये, तो इसके वजह से ये बंदा, इसका जो बच्चा होगा वो होगा डिसीज्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हीमोफीलिया। एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है। ये एग्जाम्पल तुम यूज़ कर सकते हो। अब देखो कैसे ये एग्जाम्पल्स क्रिएट करोगे। एक्स लिंक्ड है मतलब कि एक्स क्रोमोसोम का बात चालू है ना, तो फिर यहाँ पे मेरे को ये पता है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव मतलब स्मॉल वाले स्मॉल एचएस आ जाएंगे इसके अंदर। अब एक बात बताओ, सपोज कोई दूसरी बीमारी होती, थैलेसेमिया होता, तो उसके अंदर हम लोग टी यूज़ कर सकते थे। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं नए नए एग्जाम्पल्स। जब तुम एग्ज़ाम में ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करोगे ना कि क्या क्या अलग अलग बीमारियां हैं या कुछ भी, तो एग्जामिनर को लगेगा तुमने रट्टा नहीं मारा यार, तुमने खुद से क्रिएट किया। तुम्हारा इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ना मोस्टली तुम लोग ना आदमी लोग में देखोगे, मोस्टली आदमी लोग में। अब ध्यान देना, ये जो मैंने सी के ऊपर डैश मारा है ना उसका मतलब होता है स्मॉल सी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? दो टाइप के कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, दो टाइप के कलर ब्लाइंडनेस। देखो क्या क्या,
एक होता है कि मेरे को रेड कोन दिख के नहीं आ रहा, और एक होता है कि मेरे को ब्लू कोन दिख के नहीं आ रहा। मेरे को रेड एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक तरीके से बोलूँ, बिना कलर ब्लाइंड बने, तो मेरे को ग्रीन कोन दिखने को नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को ग्रीन कलर डिफरेंशिएट करने नहीं आ रहा है, तो रेड कलर डिफरेंशिएट करने नहीं आ रहा। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का दिक्कत होता है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर ही नहीं दिख रहा है मुझे। ये कब होता है? जब, एक मिनट मुझे एसी बंद करने दो क्योंकि लाइट गई। अब ये कब हो, अच्छा अभी गई। ओ भाई टाइम पास करवा रहे हो तुम मेरा, ठीक है। अच्छा ये कब होगा? एक्स लिंक रेसेसिव, यानी कि यहाँ पे भी छोटा छोटा सी आना चाहिए और एक्स के ऊपर होना चाहिए। तो देखो एक्स लिंक्ड है तो मैंने एक्स ले लिया, और कलर ब्लाइंडनेस का फर्स्ट इनिशियल लेटर विच इज सी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कैपिटल सी है तो ये क्या रहेगा? ये सेफ रहेगा, है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, बच गया। कैपिटल सी बट एक स्मॉल सी भी प्रेजेंट है, तो ये जो पेरेंट है ना ये कैरियर हो गई। ये जो पेरेंट है ना वो कैरियर हो गई, मतलब कभी ना कभी तो डेफिनेटली डिसीज होगा। अब दोनों स्मॉल सी है भाई, डिसीज्ड, डायरेक्ट लिख दो इसको डिसीज्ड। तुमको ना मैं ऐसे क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे सीक्वेंस देते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया ना वैसे सीक्वेंस देंगे तुमको पेपर में और बोलेंगे डिटरमाइन करो कि इसके अंदर कौन सा बंदा डिसीज्ड है, कौन सा बंदा सेफ है, इसलिए मैं ऐसे करवा रही हूँ। अब एक बात बताओ, कैपिटल सी यहाँ पे स्मॉल सी है, तो यहाँ तो भाई कोई दिक्कत ही, मतलब कैपिटल सी आके बचा भी नहीं सकता, है ना। तो ये तो पक्का वाला डिसीज्ड है। अब यहाँ पे कैपिटल सी है तो ये सेफ हो गया, स्मॉल सी होता तो डिसीज्ड हो जाता। वाई को हमको देखना ही नहीं क्योंकि एक्स लिंक्ड है, वाई का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वाई क्रोमोसोम को दिक्कत ही नहीं देता। दूसरा बीमारी देखते हैं, सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल अनेमिया में क्या होता है? सिकल सेल अनेमिया में देखो क्या होगा, कौन सा कलर लुआ है। सपोज ये तुम्हारा सेल है, अब ये सेल में ना पॉइंट म्यूटेशन आने के वजह से, ये सेल में पॉइंट म्यूटेशन आने के वजह से ये सिकल के शेप का हो जाता है। इसको ही आप लोग क्या कहोगे? सिकल सेल अनेमिया। ये कॉज क्यों करता है दोस्तों? तो ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है इसमें? पॉइंट म्यूटेशन का पूरा खेला है। अगर एक पॉइंट सोचो, जी ए जी के जगह जी यू जी आ जाए, देखो पूरा ब्लंडर हो गया। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, मतलब ऑटोसोम्स का दिक्कत है, ये तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम का नहीं। वो जो 44 थे ना उनकी बात चल रही है, तो उसमें कुछ दिक्कत आया, एक छोटा सा म्यूटेशन, वो राम हैज़ रेड कैप बताया था ना वैसा वाला, तो उसकी वजह से पूरा चेंजेस आ जाता है। फिर हो गया फिनाइल कीटोनूरिया, यानी कि ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में ना हमने मोटा मोटी पढ़ा था स्टार्टिंग के इसमें। फिनाइल कीटोनूरिया में ना होता क्या है वो देखो। अब ना ये फिनाइल एनिलिन का स्ट्रक्चर है। फिनाइल एनिलिन में ना फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज आ जाता है। जब मैं हाइड्रोक्सिलेज बोल रही हूँ इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने वाला है। अब ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने रेड कलर में एक नया स्ट्रक्चर एडअप किया है। तो जहाँ पे ये फिनाइल एलिनिन था ये टायरोसिन बन गया। अगर हमारे क्रोमोसोम में ऐसा चेंज हुआ, हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम में ऐसा चेंज हुआ, तो उसके वजह से पता है क्या क्या दिक्कत आता है? उसके वजह से मेरा स्किन डीपिगमेंट हो जाता है। अगर ज़्यादा टायरोसिन मेरे शरीर में भरता गया तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है भाई। तो ये था तुम्हारा PKU यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अब ये हो गया थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो है ना इसको अपन बोलते हैं कि ये अगर तुमको थोड़ा सा भी कट हो गया तो खून ही नहीं रुकेगा, मतलब खून रुकना ही नहीं है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर ना जो हीमोग्लोबिन होता है ना तुम्हारा, हीमोग्लोबिन मतलब जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में,
तो वो जो हीमोग्लोबिन है ना तुम्हारा, वो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ें बनाता है, विच इज़ HbA1 एंड HbA2, ये दो एलिमेंट होता है। और बीटा ग्लोबुलिन बनाने के लिए सिर्फ HBB रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब सिनेरियो क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा, यहाँ पे 16 आएगा। अगर क्रोमोसोम 16 पे, मतलब तुमको पता होगा कि टोटल 46 क्रोमोसोम है, अगर मेरे 16वें पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे यहाँ पे कुछ म्यूटेशन आ गया, कुछ गड़बड़ आ गई, यानी कि मेरा HbA1 या HbA2 में कुछ गड़बड़ आया, तो मेरा जो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करने वाला ये दो मॉलिक्यूल्स है ना, वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा। ना इफ़ यू टॉक अबाउट बीटा ग्लोबुलिन, अगर आप बीटा ग्लोबुलिन का बात करो तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि कौन से क्रोमोसोम पे ये होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे अगर तुमको कोई म्यूटेशन दिख जाए, कोई चेंजेस दिख जाए, तो उसके वजह से ना HBB प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि बीटा ग्लोबुलिन नहीं होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन का बड़ा दिक्कत आएगा, कंपोनेंट में दिक्कत आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर थैलेसीमिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिस इज़ डाउन सिंड्रोम। तुम लोगों ने सितारे ज़मीं पर देखी है, उसके अंदर डाउन सिंड्रोम के बहुत बच्चे थे, उन लोगों ने एक मैच वगैरह खेला था। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, दिस इज़ 21st ट्राइजोमी। ट्राई का मतलब होता है 3 और जोमी का मतलब वहाँ पे क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर रहा है। 44 ऑटोसोम्स थे अपने पास, और इसमें ना एक और ऐड हो जाता है भाई, मतलब 45 ऑटोसोम्स और 2 जो सेक्स क्रोमोसोम थे वैसे ही रह जाते हैं। इसकी वजह से ना 47 क्रोमोसोम हो जाता है। अब जब ये सिनेरियो होता है ना, तो डाउन सिंड्रोम में ना तुम ऑब्जर्व करोगे, उनकी जो हथेली होती है ना उस पर लाइन एक ही होता है, उनका हेड जो होता है वो बड़ा रहता है, वो लोग स्पीच का थोड़ा डिसऑर्डर वगैरह रहता है, साथ में लोग स्टराइल होते हैं। स्टराइल क्यों हुए, क्योंकि 47 क्रोमोसोम हो गए, इवन नहीं है अब ये क्रोमोसोम, ये ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। जब जब ऐसे फिरकी करोगे तुम या फिर इवन को ऑड कर दोगे तो दिक्कत आ जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये बहुत फेमस लाइन है और ये MCQ में तो भाई बहुत बार आ गया है कि इट इज़ 21st ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि मेरे ऑटोसोम में एक और ऑटोसोम आके बैठ गया, 45 हो गया, मेरा जो क्रोमोसोम का नंबर था वो ऑड कर दिया, तो इस सब के वजह से मेरा प्रॉब्लम राइज होता है। नेक्स्ट इज़ योर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जो तुम लोग आजकल एकदम अपन जनरल लैंग्वेज में होता है छक्के, तो वो होता है थर्ड जो जेंडर होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का। अब ये मेल, नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल में क्या होता है 44 + XY क्रोमोसोम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इस बंदे को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है तो क्या होगा, 44 तो था बट एक X क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ये दोनों X क्रोमोसोम के वजह से जो मेरे कैरेक्टर्स है ना, वो फीमेल की तरह दिखने लगेगा, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है इनको, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और साथ साथ में ना ये बेचारे स्टराइल होते हैं, यानी कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का ही उल्टा होता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल नॉर्मल है, 44 + XX क्रोमोसोम हैप्पी। अब ना अगर इसको टर्नर सिंड्रोम है तो एक्स के जगह XO आ जाएगा, और जैसे ही XO आया इसके कैरेक्टर्स हो जाएंगे मेल की तरह, मतलब मेल के फीचर्स दिखाना स्टार्ट कर देंगे, मेल फीचर्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल वगैरह सब बढ़ जाना। और इसमें भी क्या होता है कि दे आर स्टराइल। जैसे ही तुम क्रोमोसोम के नंबर के साथ छेड़छाड़ करोगे, यहाँ पे देखो ना सीधे एम्प्टी हो गया, हट गया वहाँ से, तो वहाँ पे नेचर भी तुम्हारे साथ खेल करना शुरू कर देगा। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छे से समझा हो। मैंने ट्राई किया जितना जल्दी हम चीज़ें समझ पाए, सो दैट, क्योंकि आज तुम लोगों ने देखा होगा कि लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुका है नए टॉपिक का, एंड आई विल मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके आपका अक्टूबर 1st वीक तक मैं सारा चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूँ। बट इस सब के लिए मुझे कंटिन्यूस मोटिवेशन चाहिए रहता है, बिकॉज आपको भी पता है कितने एफर्ट्स लगते हैं ना। तो कंटिन्यूस मोटिवेशन आप कैसे कर सकते हो, अप्रिशिएट करके। दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू, राइट। तो
मैं तुम लोगों से लाइक मांग नहीं रही हूँ, ये शायद मेरा हक क्या है आप लोगों से। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं आपकी दोस्त हूँ, मतलब कि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। पूरा का पूरा डिसऑर्डर्स इसमें कवर हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। और डेफिनेटली अपने ये चैनल को सब्सक्राइब करना। हम जितना जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सारे फैकल्टीज़ को मोटिवेशन आएगा। जैसे तुम्हारे लिए अच्छे मार्क्स मोटिवेशन है, हमारे लिए वो सब्सक्राइबर काउंट बढ़ना एक मोटिवेशन होता है। हमको लगता है कि ओके, हम सब सही कर रहे हैं। विद दिस नोट, थैंक यू एवरीवन जिसने ये वीडियो लास्ट तक देखी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मेरा प्लान क्या है कि हर चैप्टर का वन शॉट बनाऊंगी मैं, और डिटेल्ड वन शॉट। और वही चैप्टर जैसे हमारा पढ़ के हो गया, तुम लाइव अटेंड कर रहे हो, तुमने डिटेल्ड वन शॉट देख लिया एग्जाम के टाइम, और अब ना एग्जाम के एक दिन पहले का समय बाकी है, तो मेरे पास 4 चैप्टर है। तो मैं 4 घंटे का एक वीडियो देखूँ, उससे अच्छा मैं आधे घंटे का रिवीजन वीडियो देख लूँगी। तो 30 मिनट्स वाला रिवीजन वीडियो भी होगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप लोगों के लिए मैं स्ट्रैटेजीज ला रही हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। सो लेट्स कैच अप लेटर। बाय बाय।